पेंट हाउस के उस दमघोंटू और नफरत भरे माहौल में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई। विहान राजवंशी। विहान देवराज का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल था और अवनी का कॉलेज का पुराना दोस्त जो कभी उससे एक तरफा प्यार करता था। विहान को जब पता चला कि अवनी अब देवराज के साम्राज्य की मालकिन बन चुकी है, तो वह बिजनेस प्रपोजल के बहाने पेंट हाउस पहुंचा। अवनी ने उसे जानबूझकर अपने बेडरूम के लाउंज में मिलने के लिए बुलाया, जहां देवराज फर्श पर बैठकर अवनी के जूतों की पॉलिश कर रहा था। एक ऐसी सजा जो अवनी ने उसे सुबह ही दी थी। विहान को देखकर देवराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं सका। अवनी, तुम इस आलीशान महल में इस गिरे हुए इंसान के साथ क्या कर रही हो? विहान ने देवराज की ओर हिकारत से देखते हुए कहा। वह अवनी के करीब आया और उसके हाथ को चूम लिया। अवनी ने देवराज की ओर देखा, जिसकी रगों में खून खौल रहा था। विहान, ये मेरा पालतू है। इसके पास ताकत थी, पर अब सिर्फ वफादारी बची है। अवनी ने विहान को अपने पास सोफे पर बिठाया और उसे वाइन सर्व सर्व करने के लिए देवराज को इशारा किया। देवराज का हाथ कांप रहा था जब वह विहान के गिलास में वाइन डाल रहा था। विहान ने जानबूझकर अपना हाथ अवनी की नग्न जांघ पर रख दिया। अवनी, तुम इस कचरे के साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह सम्मान दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, विहान ने फुसफुसाते हुए कहा। देवराज से अब और सहन नहीं हुआ। उसने वाइन की बोतल मेज पर पटक दी। बाहर निकलो अभी। अवनी उठी और उसने देवराज के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। भूल गए तुम कौन हो? विहान मेरा मेहमान है। उसने विहान की आंखों में देखते हुए देवराज से कहा। देवराज, अगर तुम चाहते हो कि मैं विहान के साथ न जाऊं, तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम विहान से बेहतर मुझे खुश रख सकते हो। अभी इसी वक्त विहान के सामने। यह अवनी का सबसे खतरनाक और बोल्ड खेल था। वह देवराज के आत्मसम्मान को पूरी तरह कुचल देना चाहती थी। विहान एक कुटिल मुस्कान के साथ वहीं बैठ गया। अवनी ने देवराज की शर्ट को अपनी उंगलियों से फाड़ दिया और उसे अपनी ओर खींचा। दिखाओ इसे कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। उस रात उस कमरे में एक अजीब सा त्रिकोण बन गया। अवनी और देवराज के बीच का रोमांस आज एक शक्ति प्रदर्शन बन गया था। देवराज ने अवनी को अपनी बाहों में लिया, लेकिन उसकी हर हरकत में विहान के लिए एक चुनौती थी। वह अवनी को इस तरह चूम रहा था जैसे वह विहान को बता रहा हो कि अवनी का जिस्म भले ही नफरत करे, लेकिन उसकी रूह सिर्फ देवराज के स्पर्श को पहचानती है। विहान वह सब देख रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अवनी ने देवराज के साथ उस चरम जुनून को जिया, लेकिन उसकी निगाहें विहान पर टिकी थीं, मानो वह उसे अपनी जीत दिखा रही हो। जब जुनून अपने चरम विस्फोट पर पहुंचा, देवराज ने अवनी के कानों में दहाड़ते हुए कहा, तुम चाहे मुझे कितना भी नीचा दिखा लो अवनी, लेकिन कोई दूसरा तुम्हें छू नहीं पाएगा। विहान वहां से गुस्से और जलन में पैर पटकते हुए निकल गया। कमरा शांत हुआ तो अवनी ने देवराज को धक्का देकर अलग कर दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। तुम जीत गए देवराज, तुम फिर से जीत गए। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन मैं खुद तुम्हारी बाहों में पिघल गई, अवनी ने टूटते हुए कहा। विहान राजवंशी उस रात पेंट हाउस से अपमानित होकर निकला था, लेकिन उसकी आंखों में जो नफरत थी वह शांत होने वाली नहीं थी। उसने अपनी हार का बदला लेने के लिए एक ऐसी घिनौनी साजिश रची जिसने अवनी और देवराज के इस नफरत मोहब्बत के खेल को एक खूनी मोड़ दे दिया। अगली शाम जब देवराज एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में घर से दूर था, अवनी पेंट हाउस के बगीचे में टहल रही थी। अचानक सुरक्षाकर्मियों के वेश में कुछ नकाबपोश लोग वहां दाखिल हुए। अवनी को संभलने का मौका भी नहीं मिला और एक नशीले रुमाल ने उसे खामोश कर दिया। जब अवनी की आंखें खुलीं तो वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी लकड़ी की मिल में थी। उसके हाथ पांव लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे। सामने विहान बैठा था, हाथ में शिकार करने वाला एक चाबुक लिए। अवनी, तुमने उस गिरे हुए देवराज के लिए मेरा अपमान किया? विहान की आवाज में पागलपन था। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मालिक कौन होता है। उसी वक्त मिल का भारी दरवाजा धड़धड़ाते हुए खुला। देवराज वहां खड़ा था, अकेला, बिना किसी हथियार के। उसकी आंखों में वह आग थी जो किसी को भी भस्म कर सकती थी। उसे छोड़ दो विहान, तुम्हारा झगड़ा मुझसे है। देवराज की आवाज पूरी मिल में गूंज उठी। विहान ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अवनी के गले पर चाकू रख दिया। इतनी आसानी से नहीं देवराज। अगर तुम इसे जिंदा चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो अवनी ने कल रात कहा था।
तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और अपनी हार माननी होगी। देवराज ने बिना एक पल सोचे अपने घुटने टेक दिए। अवनी चिल्लाई, नहीं देवराज, इसके सामने मत झुको। विहान ने अवनी के रेशमी लिबास को चाकू की नोक से थोड़ा फाड़ दिया और देवराज की ओर देखा। अब असली तमाशा शुरू होगा। देवराज, तुम देखते रहोगे और मैं तुम्हारी इस मल्लिका को अपना बनाऊंगा। जैसे ही विहान अवनी की ओर बढ़ा, देवराज ने अपने जूते के भीतर छिपा हुआ एक छोटा चाकू निकाला और पूरी ताकत से विहान के हाथ पर दे मारा। विहान के हाथ से चाकू छूट गया। अगले ही पल देवराज एक भूखे भेड़िए की तरह विहान पर टूट पड़ा। वहां एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। देवराज खून से लथपथ था, लेकिन उसका जुनून विहान की ताकत पर भारी पड़ रहा था। उसने विहान को अधमरा कर दिया और फिर झपटक कर अवनी की जंजीरें खोल दी। जैसे ही अवनी मुक्त हुई, वह देवराज की बाहों में गिर गई। उस धूल भरी पुरानी मिल में मौत के साये के बीच उनका सबसे उग्र और भावनात्मक मिलन हुआ। ये कोई खेल नहीं था, ये एक दूसरे को फिर से पाने की तरफ थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। देवराज ने अवनी को कसकर भींच लिया। उसके घावों से खून बहकर अवनी के कपड़ों पर लग रहा था, लेकिन अवनी को सिर्फ देवराज की धड़कन सुनाई दे रही थी। अवनी ने देवराज के खून से सने चेहरे को चूमा। तुमने मुझे बचा लिया देवराज, आज हमारा सारा हिसाब बराबर हो गया। उस मिल की टूटी हुई छत से चांद की रोशनी उन पर गिर रही थी। वहां की धूल और लकड़ी की गंध के बीच उन्होंने एक दूसरे को ऐसे चाहा जैसे कल कभी आएगा ही नहीं। देवराज का स्पर्श आज सुरक्षा और पूर्णता का एहसास दे रहा था। अवनी ने महसूस किया कि उसकी नफरत अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसी वफादारी ने ले ली थी जो अब कभी नहीं टूटेगी। उस पुरानी मिल की धूल और खून के बीच हुए मिलन ने अवनी और देवराज के बीच की हर कड़वाहट को जलाकर राख कर दिया था। अब वे केवल प्रेमी नहीं, बल्कि एक घातक जोड़ी बन चुके थे। विहान को पुलिस के हवाले करने के बजाय देवराज ने उसे अपनी निजी कालकोठरी में डालने का फैसला किया, ताकि उसे घुट घुट कर मरने की सजा दी जा सके। वापस पेंट हाउस पहुंचकर अवनी ने अपनी पुरानी नफरत का चोला उतार फेंका। उस रात पूरे शहर की रोशनियों के ऊपर अवनी ने देवराज के लिए एक खास माहौल तैयार किया। पेंट हाउस का मुख्य हॉल पूरी तरह खाली था, सिवाय बीच में रखे एक लाल मखमली सोफे और ढेर सारी शैंपेन की बोतलों के। अवनी ने इस रात गहरे लाल रंग की एक लैटेक्स ड्रेस पहनी थी, जो उसके बदन से दूसरी त्वचा की तरह चिपकी हुई थी। देवराज, आज हम विहान के वजूद को अपनी यादों से मिटा देंगे। अवनी ने एक हाथ में शैंपेन और दूसरे में एक जलता हुआ सिगार लिया। देवराज, जिसके माथे पर अभी भी विहान से हुई लड़ाई का निशान था, अवनी के सामने खड़ा हुआ। अवनी ने सिगार का धुआं देवराज के चेहरे पर छोड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। आज रात मैं तुम्हारी मालिक नहीं हूं और नहीं तुम मेरे गुलाम। आज हम बस दो ऐसे शिकारी हैं जिन्होंने अपनी दुनिया को फतह कर लिया है। अवनी ने देवराज की शर्ट के बटन अपने दांतों से खोलते हुए कहा। आज का रोमांस विजय। देवराज ने अवनी को उठाकर उस मखमली सोफे पर पटक दिया। उनके बीच का जुनून आज बहुत ही शक्तिशाली और आदिम था। देवराज का हर स्पर्श अवनी को ये याद दिला रहा था कि वो उसका रक्षक है, और अवनी की हर हरकत देवराज को ये बता रही थी कि उसका साम्राज्य अब अवनी के बिना अधूरा है। उन्होंने शैंपेन को एक दूसरे के जिस्मों पर उंडेल दिया। ठंडी शराब और उनके गर्म जिस्मों के मिलन ने एक अजीब सा नशा पैदा कर दिया। अवनी ने देवराज की पीठ पर अपने नाखूनों से गहरी लकीरें बना दीं। ये नफरत के निशान नहीं थे, बल्कि जीत के निशान थे। जब वे उस चरम उन्माद के शिखर पर पहुंचे, तो पूरे पेंट हाउस की कांच की दीवारें उनकी आवाज से गूंज उठीं। उन्होंने न केवल एक दूसरे के शरीर को जीता, बल्कि विहान की दी हुई दहशत को भी हमेशा के लिए कुचल दिया। अगली सुबह अवनी देवराज के सीने पर सिर रखकर लेटी थी। देवराज ने एक फोन कॉल किया और ठंडी आवाज में आदेश दिया, राजवंशी ग्रुप की हर प्रॉपर्टी, हर शेयर और हर इंट आज शाम तक मेरे पास होनी चाहिए। विहान के पास अब सिर्फ अपनी सांसें बचनी चाहिए। अवनी मुस्कुराई और उसने देवराज के हाथ को चूम लिया। और उन सांसों पर भी हक सिर्फ हमारा होगा देवराज। खन्ना साम्राज्य अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो चुका था, क्योंकि अब उसका संचालन एक म्यूज और एक आर्किटेक्ट मिलकर कर रहे थे। विहान राजवंशी के पतन के बाद देवराज और अवनी का साम्राज्य अब अजेय हो चुका था। कहानी का अंत करने के लिए देवराज ने शहर के सबसे ऊंचे खन्ना टावर की छत पर एक ऐसी शाम का आयोजन किया जिसे इतिहास में द विक्ट्री बॉल के नाम से याद किया जाना था।
पूरी दुनिया के शक्तिशाली लोग, राजनेता और बिजनेस टाइकून वहां मौजूद थे। रात का आसमान आतिशबाजी से नहाया हुआ था। टावर की छत पर एक विशाल ग्लास फ्लोर बनाया गया था, जिसके नीचे पूरा शहर एक छोटे से खिलौने जैसा दिख रहा था। जब देवराज और अवनी ने वहां प्रवेश किया, तो सन्नाटा छा गया। अवनी ने इस रात शुद्ध सोने के तारों से बुनी हुई एक स्कैल्प्टेड मेटेलिक गाउन पहनी थी, जो उसके शरीर पर पिघले हुए सोने की तरह लग रही थी। देवराज काले रंग के क्लासिक टक्सीडो में किसी सम्राट की तरह उसके बगल में चल रहा था। आज ये शहर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में है, अवनी, देवराज ने उसके कानों में फुसफुसाया। अवनी ने शैंपेन का गिलास उठाया और भीड़ की ओर देखते हुए कहा, शक्ति वह नहीं जो छीनी जाए, शक्ति वह है जिसे समर्पित किया जाए। उसने देवराज की आंखों में देखा। वहां अब वह पुराना अहंकार नहीं, बल्कि अपनी मल्लिका के लिए अटूट भक्ति थी। पार्टी के बीच में जब संगीत धीमा हुआ, देवराज अवनी को उस छत के सबसे किनारे पर ले गया, जहां से सिर्फ तारे और ऊंचाइयां दिख रही थीं। उसने अवनी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अवनी, हमने नफरत, धोखे और दर्द के हर दौर को जिया है। अब क्या बचा है? अवनी मुड़ी और उसने देवराज के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में एक गहरी चमक और भावनात्मक पूर्णता थी। अब सिर्फ हम बचे हैं, अब कोई खेल नहीं, कोई शर्त नहीं। उस ऊंचाई पर ठंडी हवाओं के बीच उनका अंतिम और सबसे भव्य मिलन हुआ। यह पहले की तरह उग्र नहीं था, बल्कि बहुत ही गरिमामय और गहरा था। देवराज ने अवनी को ऐसे चूमा जैसे वह अपनी पूरी सल्तनत उसके नाम कर रहा हो। हजारों फीट ऊपर उस कांच के फर्श पर वे दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए। आसमान में आखिरी आतिशबाजी हुई और देवराज ने अवनी के गले में एक अनमोल रूबी और डायमंड का नेकलेस पहनाया, जो कभी शाही खानदानों की शान हुआ करता था। तुम मेरी सबसे खूबसूरत रचना हो अवनी, देवराज ने कहा। अवनी ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपना सिर रखा और शहर की रोशनी को देखते हुए जवाब दिया, और तुम उस रचना के एकमात्र हकदार, देवराज। खन्ना टावर की उस छत पर, चांद और सितारों के नीचे, उनकी कहानी ने एक ऐसा शानदार मुकाम पाया जहां प्यार और शक्ति एक हो गए थे। अब वे केवल इंसान नहीं, बल्कि एक लीजेंड बन चुके थे।